गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है आपका सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। दैट मीन्स कि ये वो टॉपिक है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि सॉइल प्लांट वाटर आपस में इन तीनों का क्या रिलेशन है। अगर हम बात करें सॉइल का प्लांट से क्या रिलेशन है, सॉइल का वाटर से क्या रिलेशन है, इस तरह से हम बात करेंगे तो वाटर का सॉइल से क्या रिलेशन है। दैट मीन्स कि ये तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम लोग आज डिटेल में समझने वाले हैं और साथ में समझेंगे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जिनको आपको आने चाहिए और ये आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और साथ में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपको क्विजेस मिलेंगे, उनको आप अटैम्प्ट करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने इस टॉपिक से कितना सीखा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए फिर हम लोग डिले ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नो फ्रेंड्स, अब हम बातें करें, सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो है आपका कि किसी भी प्लांट्स के लिए सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब खुद का दिमाग लगाओ और सोचो कि कोई प्लांट्स है उसके लिए किसी सॉइल की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। हाँ, अगर हम एक्सेप्ट बात करें हाइड्रोपोनिक की और एरोपोनिक, क्योंकि ये वो सिस्टम है, ये वो मेथड है जहाँ पे हम थोड़े एडवांस लेवल पे चले जाते हैं और वहाँ पे हम सॉइल का यूज़ नहीं करते फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, है ना। आप हाइड्रोपोनिक की बात करेंगे तो वहाँ भी हम किसी भी तरह का सॉइल यूज़ नहीं करते, है ना। फिर हम बात करें एरोपोनिक, तो वहाँ भी हम यूज़ नहीं करते सॉइल को। बट ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, एक लिमिटेड जगह पे ये पॉसिबल है। बट आप देखेंगे अपने किसी फार्मर्स को बोलेंगे कि आप हाइड्रोपोनिक यूज़ करो या फिर एरोपोनिक यूज़ करो, अगर उनका बजट ठीक ठाक होगा तो वो यूज़ कर लेगा। बट मोस्ट ऑफ द केस में फार्मर क्या करते हैं, सॉइल पे ही क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, तो अब आप दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ कि किसी भी प्लांट्स के लिए सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि बिना सॉइल हम खेती नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है बट लिमिटेड वे में, है ना। तो सबसे पहला ये सॉइल है, इस सॉइल पे आपने प्लांट को लगा दिया तो क्या करेगा सॉइल, इस प्लांट को एक जगह पे होल्ड करके रखेगा, है ना। अगर सॉइल नहीं होगा तो हवा है तो उसको उड़ा के चला जाएगा, है ना। तो इनकी मिट्टी को ये क्या करता है, ये मिट्टी क्या करती है, प्लांट्स को एक जगह पे टाइटली पकड़ कर रखती है। तो सबसे पहला तो ये काम हो गया कि इसको स्ट्रक्चरल बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा क्या काम करता है कि जित इनको वाटर की रिक्वायरमेंट हो या फिर जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करता है। दैट मीन्स कि ये क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट को फुलफिल करता है। भाई प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। तो इनकी नीड को पूरा कौन करेगा, सॉइल करेगा। तो सॉइल का मेजर दो काम होता है किसी भी प्लांट्स के लिए, एक स्ट्रक्चरल बेस प्रोवाइड करना और दूसरा काम होता है ये वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फॉर द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो इंपॉर्टेंस होते हैं सॉइल का प्लांट्स के लिए। नो, हम दूसरा बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होता है वाटर का प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही है। बिना वाटर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो वाटर के बिना प्लांट्स क्या सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि जो प्लांट के सेल होते हैं ना वो 90% वाटर से बना होता है। ठीक है, तो आप सोचो कि जिनका बॉडी ही वाटर से बना है, क्या वो विदाउट वाटर सर्वाइव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी प्लांट्स के लिए और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इनफैक्ट जो न्यूट्रिएंट का सप्लाई होता है पूरे प्लांट्स के पार्ट में वो इस वाटर के थ्रू ही होता है। ठीक है, आपने सुना होगा ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू ही होता है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं हम लोग कि भाई जो प्लांट्स होते हैं, सपोज ये प्लांट्स है, इनके अलग अलग पार्ट होंगे, इनके स्टेम होंगे, इनके ब्रांचेस होंगे, इनके रूट्स होंगे, तो इनमें कितना ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है। दैट मीन्स कि कौन से पार्ट में कितना वाटर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो एपिकल पोर्शन होता है ना, एपिकल पोर्शन कहने का सेंस हुआ जो कि टिप पोर्शन होता है। अगर हम बात करें रूट टिप या फिर हम बात करें शूट टिप, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर होता है। जो एपिकल, सपोज है, देखो किसी को नहीं पता होगा, ये प्लांट है, इनके रूट है, तो रूट के टिप पे यहाँ पे, ठीक है, और ये इनके ब्रांचेस है, यहाँ पे लीफ लगे हुए हैं, तो इनके जो सूट का टिप हो गया इस पोर्शन पे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है। कितना होता है सर, तो 90% से ज़्यादा वाटर यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए प्लांट्स के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है, तो कहाँ बोलेंगे आप, रूट टिप या फिर शूट टिप या फिर आप बोल सकते हो एपिकल पोर्शन पे सबसे ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है। ठीक है, कितना ना, मोर देन 90%। ठीक है, दूसरा जो होता है, अगर हम बात करें स्टेम
लीफ और इनके फ्रूट्स में। तो यहाँ पे कितना वाटर अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे 70 to 90% वाटर अवेलेबल होता है स्टेम, लीफ और फ्रूट्स में। अगर हम बात करें इनके जो वुड्स होते हैं, ठीक है, फ्लोएम जिसको आप बोलते हो, यहाँ पे कितना होता है 50 to 60% वाटर अवेलेबल होता है। अगर हम मेच्योर्ड प्लांट्स की बात करें, वो प्लांट जो कि कम्प्लीटली मेच्योर्ड हो गया है, बड़ा हो गया है, ठीक है, उनमें फ्रूट्स आने लग गए हैं, तो ऐसे प्लांट्स में जो वाटर अवेलेबल होता है वो 15 to 20% होता है। और आपको पता है कि किसी भी ग्रेन्स में अगर बात करें जो आपको जस्ट उसको आपने हार्वेस्ट किया है, उस हार्वेस्टेड ग्रेन में कितना होता है 15 to 20%, उसमें भी वाटर होते हैं। बट उनको हम क्या करते हैं, फर्दर हार्वेस्ट करने के बाद कुछ समय तक उसको ड्राई करते हैं और उनके मॉइस्चर लेवल को कम करते हैं। मॉइस्चर लेवल कम नहीं करोगे तो जब आप उसको स्टोर करोगे, सपोज आपने वीट का हार्वेस्टिंग करी, उसको आपने उनके मॉइस्चर लेवल को आपने कम नहीं किया और उसको वैसे ही आपने स्टोर कर दिया, तो उसमें फंगस ग्रो कर जाएंगे, है ना, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो जब भी हम किसी कमोडिटी को हार्वेस्ट करते हैं तो उनके मॉइस्चर लेवल को कम करते हैं, फर्दर जाकर उसको फिर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने मेच्योर ग्रेन को हार्वेस्ट किया है, फिर जस्ट आपने हार्वेस्ट किया है, तो उस कंडीशन में उसमें कितना मॉइस्चर होता है 15 to 20% होता है, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर सॉइल, कि भाई वाटर का सॉइल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता है कि पहली बात कि सॉइल के टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम इसी वाटर का होता है। तो टेम्परेचर को बैलेंस करना ये काम किसका होता है, वाटर का होता है। दूसरा काम जो इंपॉर्टेंस है, सॉल्ट बैलेंस करना, ठीक है, सॉल्ट लेवल को क्या करता है, बैलेंस करता है। अगला काम होता है इसका कि ये क्या करता है, सैलिनिटी और एल्कैलिनिटी, सैलिनिटी और एल्कैलिनिटी, इसको क्या करता है, ये बैलेंस करता है, ठीक है। साथ में ये जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रोब्स जो कि हमारे प्लांट्स के लिए यूज़फुल होते हैं, तो उनके पॉपुलेशन को ये बढ़ाते हैं। दैट, तो ये क्या करेंगे, जो आपके बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनको ये बढ़ावा देते हैं, उनको ये बढ़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। साथ में ये क्या करते हैं, जो आपके पेस्ट होते हैं, डिजीज़ होते हैं, उनको ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पेस्ट और डिजीज़ को ये क्या करेगा, इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि देखिए जहाँ भी आपके मॉइस्चर अवेलेबल हैं वहाँ पे आपके जो पेस्ट हैं, डिजीज़ है, उनके आने का चांस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ रहे हो। साथ में आपने सुना होगा बिना वाटर के हम प्लोइंग नहीं सही से नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी आपकी पूरी टाइट है। अब वहाँ पे जाके प्लोइंग करने जाओगे तो फिर क्या होगा, जो उनके टिल्थ होंगे वो काफ़ी उनके साइज़ बड़े बड़े होंगे, ठीक है। तो फिर उसको आपको अल्टीमेटली उसमें फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो हमको जब भी प्लोइंग करना होता है तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा, तो वो ईजिली फाइन टिल्थ बनेगा। तो प्लोइंग करने के लिए भी हमको क्या वाटर की थोड़ी फिर रिक्वायरमेंट होती ही है। और साथ में पडलिंग, आपने सुना होगा कि जब भी हम पेड़ी की कल्टीवेशन करते हैं तो उससे पहले पडलिंग करते हैं। पडलिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, बिना वाटर के हम पडलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। साथ में जो आप इंटर कल्चर ऑपरेशन करते हो सॉइल में, जैसे कि आप वीडिंग करते हो, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन डालते हो, सोइंग करते हो, तो फिर जितने भी तरह के आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हो, इसमें इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में वाटर का मेजर रोल होता है, ठीक है। सपोज आप देखे होंगे कि आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपके फील्ड में किसी तरह का वीड ग्रो हो गया, ठीक है, वीड आ गया आपके फील्ड में। अब आप उस वीड को निकालने की आपके पास दो मेथड है। आपको मैं बोलूँ कि काम करो, इस वीड में इस फील्ड में सबसे पहले थोड़ा बहुत इरिगेशन जब हो जाएगा तो इरिगेशन के बाद आप उस वीड को निकालना। और आपको मैं दूसरा बोलूँ कि नहीं, आप जाइए फील्ड में, हमको नहीं पता कि मिट्टी ड्राई है क्या है, आप जाके उस वीड को निकालिए। तो आपको डिफ़िकल्ट कब आएगा कि आप जब मिट्टी सूखी हुई थी, आप जाके उस फील्ड में उस वीड को खींच रहे थे, आप चाहे हैंड वीडिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी मेथड से आप वीड को निकाल रहे हो, तो उस टाइम आप बिना इरिगेशन के जब जाओगे फील्ड में वीडिंग करने के लिए, तो ये आपको क्वाइट डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी टाइट थी, उसको काफ़ी टाइटली होल्ड किए हुए था। बट जैसे उसमें आप इरिगेशन प्रोवाइड कर देंगे, मिट्टी थोड़ी लूज हो जाएगी, तो फिर उसको आप खींच भी दोगे ना, तो ईजिली वीड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है इनकी जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होते हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। समझ में आया? क्या आपको पता है कि वाटर जो होता है ना, वो क्या उनका साइकिल कैसे चलता है? तो उनको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के, ठीक है। जस्ट सपोज कि ये प्लांट है, मैं आपको सिर्फ समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। ये प्लांट है, ठीक है, ये क्लाउड है, रेनफॉल हुआ, ठीक है, रेनफॉल हो रहा है। अब ये रेनफॉल होने के बाद क्या होता है कि कुछ वाटर जो होते हैं वो रन ऑफ हो जाते हैं, मतलब यहाँ से वो बाहर चले जाएंगे, बह जाएंगे। कुछ होंगे जो कि सॉइल में इंटर करेंगे, है ना, कुछ इंटर कर रहे हैं, और इसी इंटर किए हुए प्लांट जो वाटर इंटर किए हैं उसी को हमारा प्लांट यूज़ कर लेगा।
यूज़ करने के बाद कुछ वाटर क्या होंगे, ट्रांसपिरेशन में बाहर निकल जाएंगे, कुछ यहाँ से जैसे पानी नीचे आया, मिट्टी गर्म थी, इवापोरेशन हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें कि केवल 1%, इतने वाटर में से केवल 1% वाटर जो होता है वो प्लांट यूज़ करता है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। तो याद रखिएगा, प्लांट जो होता है वो 1% वाटर को केवल एब्जॉर्ब करता है अपने काम के लिए, बाकी 99% वाटर को ये रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो प्लांट केवल 1% वाटर को सिर्फ यूज़ करेगा अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, रेस्ट ऑफ द वाटर क्या करता है, ये रिलीज़ कर देता है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए आगे बात करते हैं। कोहेशन और एडिशन, ये दो आपने पढ़ा होगा कि कोहेशन और एडिशन दो तरह का फोर्स होता है। कोहेशन का कहने का सेंस हुआ कि सपोज ये वाटर है, ये वाटर है, तो दो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जब अट्रैक्शन होगा, ठीक है, जो जब दो सिमिलर पार्टिकल्स जैसे वाटर वाटर इनके बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, तो जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स बोलते हैं। जैसे वाटर का ये वाटर है, ये वाटर है, ये आपस में चिपक गया तो उसको क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स बोलते हैं। एडिशंस में क्या होता है कि सपोज ये वाटर है और ये सॉइल है, तो जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है उसको हम एडिशन फोर्स बोलते हैं। जैसे सॉइल का वाटर से चिपक जाना, ये क्या कहलाता है, एडिशन फोर्स कहलाता है। ठीक है, अरे भाई वही वाली बात हो गया ना कि सपोज कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनको लड़का सही क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, तो भाई लड़का लड़का से अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये कोहेशन फोर्स है। मोस्टली रेस्ट केस में क्या होता है, एक लड़का है एक सुंदर कन्या है, इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो ये एडिशन फोर्स हो गया। दो अपोजिट जेंडर के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, और जब दो सिमिलर जेंडर के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है उसको हम कोहेशन फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। एक होता है इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, सीपेज और रन ऑफ। ये क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा एक फोटोग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, मैं अब यहाँ पे लेट्स सी कि ये सॉइल है आपका, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा बनाने का, बस देखिए ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, ये क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है, समझ रहे हो। अब क्या हुआ, यहाँ से रेनफॉल हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। अब रेनफॉल होने के बाद ध्यान समझिएगा, जब रेनफॉल हो रहा है तो अब क्या होगा कि कुछ वाटर क्या होंगे, जो वाटर का पहला एंट्री होता है सॉइल के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो मैं कि वाटर जो है वो पहली बार जब सॉइल में एंट्री करेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब इनके मीडियम चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, एटमॉस्फेयर था, यह एटमॉस्फेयर से कहाँ पहुँच गया, ग्राउंड लेवल पहुँच गया, मीडियम चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पे गैसियस मीडियम था, यहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये सॉलिड मीडियम में पहुँच गया, तो मीडियम चेंज हो गया। तो जब वाटर का पहला एंट्री सॉइल के अंदर होता है उस चीज़ को बोलते हैं क्या, इनफिल्ट्रेशन। समझ रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अब देखिए ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब कुछ वाटर जैसे गिरा, अब क्या होगा कि ग्राउंड के ऊपर से ही क्या कर लगेगा, ये बहने लगेगा इधर की तरफ, ये बहने लगेगा, ठीक है, बहेगा कि नहीं बहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग रन ऑफ। ये वाटर हमारा जो है वो ग्राउंड में इंटर नहीं किया है, सॉइल में अंदर इंटर नहीं किया है, ऊपर ही जैसे गिरा वो ऊपर रन ऑफ होने लगा, ऊपर ही बहने लगा, तो उसको हम रन ऑफ बोलते हैं। समझो अभी तक आपको मैंने दो वर्ड समझाया, एक इनफिल्ट्रेशन, दूसरा रन ऑफ। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही वाटर गिरा तो वाटर की जो पहली एंट्री होती है सॉइल के अंदर उसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, और जैसे ही वाटर गिरा और गिरने के बाद क्या हुआ, ग्राउंड में इंटर नहीं किया, वो ऊपर ही रन ऑफ होने लगा, ऊपर ही बहने लगा, तो उसको हम रन ऑफ बोल दिए। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक। अब देखिए एक वर्ड होता है आपका सीपेज। सीपेज कहने का मतलब क्या होता है कि जब वाटर आया तो इनफिल्ट्रेशन हुआ, वाटर नीचे की तरफ आया और ग्राउंड में आने के बाद इनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने लगा, मतलब वाटर जैसे नदी बहती है वैसे बहने लगा। कहाँ पे, ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड के बाहर हो रहा है तो फिर उसको रन ऑफ बोलेंगे, बट ग्राउंड के अंदर उनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा तो उसको बोलते हैं क्या, सीपेज। देखिए वाटर यहाँ से बहने लगा, इधर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, सीपेज बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं। अब देखिए वाटर का जो पहला एंट्री था उसको हम क्या बोले, इनफिल्ट्रेशन। अब वाटर इंटर करने के बाद अगर वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो उसको हम सीपेज बोलेंगे, अगर वो वर्टिकल मूव कर रहा है, वाटर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, परकोलेशन। तो दो वर्ड में कंफ्यूज मत कीजिएगा। सीपेज का मतलब होता है वाटर का मूवमेंट अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर हॉरिजॉन्टली, मतलब ग्राउंड
के अंदर वाटर आने के बाद हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सीपेज। अगर वो वर्टिकली मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं परकोलेशन। अगर वाटर पहला एंट्री जो सॉइल में किया है उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। और अगर वाटर ग्राउंड में नहीं आके ऊपर ही बह रहा है तो उसको बोलते हैं रन ऑफ। ठीक है, एक वर्ड और होता है जो है आपका लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है, वाटर यहाँ भी आपका वर्टिकली मूव करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ मूव करेगा, साथ में ये जो सॉल्यूशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको लेके नीचे की तरफ मूव कर रहा है। नीचे तो जा रहा है लेकिन जो इनके साथ में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है उनको लेके नीचे जा रहा है। ठीक है, तो मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विद द साथ में किसको लेके जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उस कंडीशन को हम बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, समझ रहे हो। अब आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा इसको हाथ समझ रहे हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। वह आपने इसको पढ़ लिया है ना, होप्स आपको सारे टर्मिनोलॉजी भी क्लियर हो गए होंगे क्या होता है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं बोलता हूँ आपको कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है इनटू दिस सॉइल, इनटू सॉइल। ठीक है, वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट इनटू सॉइल, और दूसरा होता है वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट इन सॉइल। ठीक है, तो देखिए जब भी वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट होगा इनटू द सॉइल, इनटू जब भी लगेगा, इनटू यूज मोस्टली कहाँ करते हैं, जब मीडियम चेंज होता है। तो मीडियम चेंज किस कंडीशन में हो रहा था, इनफिल्ट्रेशन में हो रहा था सर, कि गैसियस फॉर्म से वो सॉलिड फॉर्म में आ रहा था, एटमॉस्फेयर से वो ग्राउंड में आ रहा था। तो मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वाटर का जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इनटू द सॉइल जब लिखा रहेगा तो ये कहने का सेंस ये होगा कि ये किसकी बात कर रहा है, इनफिल्ट्रेशन की बात कर रहा है। और इनटू का कब यूज करेंगे, जब मीडियम चेंज होता है। और सिर्फ इन की बात करेगा वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट इन सॉइल, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, केवल वाटर का मूवमेंट सॉइल के अंदर ही हो रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये दो चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को और उनको लगता है कि ये सेम ही तो है। वाटर का केवल क्वेश्चन में से ही पूछ देता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल इज नोन एज, वो सोचते हैं यार इनटू लगा तो जिसको पता होगा तो वो इनफिल्टर से मार देगा, कई लोग मार देंगे परकोलेशन। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा कि जब भी इनटू लिखा रहेगा दैट मीन्स को मीडियम चेंज कर, तो इस कंडीशन में क्या आता है आपका, इनफिल्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, और जब इन लिखा रहेगा दैट मीन्स कि किसकी बात कर रहा है, परकोलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो वहाँ तक, आगे समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आता है सेचुरेशन, फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट। तीन वर्ड होता है। देखिए सेचुरेशन कहने का सेंस ये हुआ कि ये सॉइल है, इस सॉइल में क्या होंगे, मैक्रोपोर होंगे, माइक्रोपोर होंगे। ठीक है, अब ये जो मैक्रोपोर और माइक्रोपोर होते हैं वो कंप्लीटली वाटर से फुलफिल हो गया। आपने इसमें इतना इरिगेशन प्रोवाइड कर दिया कि जो मैक्रोपोर थे और माइक्रोपोर थे वो कंप्लीटली वाटर से फुलफिल हो गए। साथ में कुछ वाटर जो है वहाँ से बहने लगे, बाहर की तरफ आने लगे। ठीक है, आपने इतना इरिगेशन दे दिया कि सारे के सारे मैक्रोपोर माइक्रोपोर वाटर से फुलफिल हो गए और कुछ वाटर जो है वो बाहर की तरफ बहने लगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेचुरेशन। दैट मीन्स कि ये वाटर, ये जो सॉइल है वो कंप्लीटली सेचुरेटेड है। दैट मीन्स कि ऑल पोर्स जो है वो फिल हो गए हैं वाटर से। ठीक है, दूसरा आता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है कि सपोज सॉइल है, इसमें जो मैक्रोपोर और माइक्रोपोर होंगे वो क्या होंगे, वाटर से भरे होंगे। इसमें आपने इतना इरिगेशन प्रोवाइड नहीं किया कि वाटर बाहर की तरफ बहने लग गया। इसमें केवल आपने इतना इरिगेशन प्रोवाइड किया कि मैक्रोपोर और माइक्रोपोर जो है वो कंप्लीटली वाटर से फुल हो गए हैं। ठीक है, अब इसी जो पोर्स के बीच में वाटर अवेलेबल है उसको क्या करेगा, प्लांट्स आपका अपटेक करेगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो आप याद रखिएगा प्लांट को किस पोर्स किस सिचुएशन में अवेलेबल और वाटर अवेलेबल हो पाता है, तो ना ही सेचुरेशन में हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो प्लांट का जो जड़ है वो सड़ने लगेगा, क्योंकि आपने एक्सेस वाटर प्रोवाइड कर दिया। फील्ड कैपेसिटी में आपके आपने उतना इरिगेशन प्रोवाइड किया कि जो मैक्रोपोर्स थे माइक्रोपोर्स थे वो वाटर से फुलफिल हो गए। तो इस कंडीशन में प्लांट इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पे आपने इतना कम इरिगेशन प्रोवाइड किया कि सूखा पड़ गया। ठीक है, बिल्कुल ही मैक्रोपोर माइक्रोपोर में वाटर ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तीन बार आप हम हमेशा रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, सेचुरेशन, फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि तीन टाइप का वाटर होता है। एक होता है आपका ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा होता है आपका कैपिलरी वाटर और तीसरा होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब आपसे यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन वाटर में से कौन से वाटर प्लांट्स के लिए यूज़फुल होता है, मतलब प्लांट्स अपटेक करता है। तो याद रखिए कैपिलरी वाटर जो होता है वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। बाकी दो वाटर जो है आपका ग्रेविटेशनल वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये अनअवेलेबल होते हैं। बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि कैपिलरी वाटर जो होता है वो प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है।
जबकि ग्रेविटेशनल वाटर क्या होते हैं, ये ग्रेविटेशनल वाटर जो होते हैं वो काफ़ी चले जाते हैं नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये वाटर काफ़ी नीचे चले जाते हैं, तो इसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, अरे भाई प्लांट कहाँ तक एब्जॉर्ब कर पाएगा वाटर को, जहाँ तक उनके जड़ें हम पहुँच पाएंगी। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का ये होता है कि ये जो होते हैं ना सॉइल से इतनी टाइटली अटैच्ड होते हैं कि प्लांट्स को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, इनफैक्ट प्लांट इस वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, ये इतनी टाइटली अटैच होते हैं आपके सॉइल से। इनफैक्ट जब इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ले जाओगे ना, तभी जाके ये वाटर कम्प्लीटली नहीं हटता है, इतना ज़्यादा इस पर ये वाटर टाइटली अटैच्ड होते हैं। अब बताओ ये वाटर को प्लांट ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ग्रेविटेशनल वाटर में, कैपिलरी वाटर में या फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर में कौन वाटर आपके प्लांट्स इजीली अटैक कर पाएगा, तो वो हो गया आपका कैपिलरी वाटर। ठीक है, समझ रहे हो, इनका जो फोर्स होता है ना, याद कर लीजिए, कैपिलरी पूछा गया है 0.33 to 31, ये इनका क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, समझ रहे हो। नाउ फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा और ये था आपका सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन बॉक्स में जाके आप चीज़ों को पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। और होप सो आपके आज के सेशन में मज़ा आए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चीज़ था जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछिए, और इनके PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। और साथ में क्विजेस को भी आप अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है, जो कि इस टॉपिक से मिलता जुलता होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।